सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की जो टॉपिक्स चल रही थी उसमें आगे के टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हमारा यूनिट नंबर 13 यानी कि द्विघाती समीकरणों के बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है। सबसे पहले हम जान लेते हैं भाई कि द्विघाती समीकरण होते क्या हैं। ठीक है, उससे पहले द्विघाती समीकरण को आप जान लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि भाई ये द्विघाती मतलब होता क्या है। तो सबसे पहले हम घात के बारे में समझते हैं। जैसे पिछले वीडियोस में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जैसे पहला चैप्टर का वीडियो देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कहीं पे भी अगर कुछ इस प्रकार से वैल्यू लिखा हुआ है, मान लीजिए 6x² लिखा हुआ है, तो इसमें जो 6 होता है इसको हम कहते हैं, इस x² का क्या है, वो कोफिशिएंट है। क्या है? कोफिशिएंट है। ठीक है, COEFFICIENT कोफिशिएंट है। इसको हम कहते हैं, x को हम कहते हैं क्या है, ये चर पार्ट है, यानी कि वेरिएबल पार्ट है। ठीक है, ये चर है या फिर वेरिएबल पार्ट है। और ये जो है आपका ऊपर जो लगा हुआ पावर में, इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं क्या, इंडिसेस। ठीक है, इंडिसेस कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं, और इस पूरे को आप क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं, इस पूरे को आप कहते हैं पावर। ठीक है, ऐसा कुछ आप कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब इसमें हमको द्विघाती समीकरणों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले ये तो आपने सीख लिया कि भाई इसका घात क्या होता है। ठीक है, इसी को आप घात भी कहते हैं, इंडिसेस को ही आप घात भी कहते हैं। ठीक है, या फिर घातांक आप कहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये तो बात आपके समझ में आ गई। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछता है कि भाई आप ये बताइए कि आपका जो है द्विघाती समीकरण या फिर किसी भी समीकरण का घात आप कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे एक समीकरण लिखा हुआ है, मान लीजिए मैं इसी को मान लेता हूँ, ax² + bx + c मान लीजिए लिखा हुआ है, = 0 लिखा है। ठीक, तो इसका हम कैसे जो है निकालेंगे, कितना घात है। तो समीकरण का जब घात निकालना होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसमें जो सबसे ज़्यादा पावर की जो वैल्यू होती है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे x का पावर कितना है, 2 है, यहाँ पे x का पावर कितना है, 1 है, और यहाँ पे x है ही नहीं, तो x का पावर 0 हम मान सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें सबसे ज़्यादा x का पावर क्या है, ये 2 है। ठीक है, जब सबसे ज़्यादा पावर 2 है तो हम इस इक्वेशन का यानी कि इस समीकरण का जो हम घात मानेंगे वो कितना बोलेंगे, 2 बोलेंगे। जो सबसे ज़्यादा घात होगा वही बोल देते हैं। जैसे मान के चलिए यही अगर कभी कभार कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको देता है तो ऐसे लिख देगा, कभी कभार कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको लिखता है ऐसे लिख देगा, x⁵ डिवाइड बाई x⁵। ठीक है, प्लस 2x का पावर 1 या फिर 2x + c ऐसे या फिर दे देगा, या फिर चलिए 2x + 9 दे देगा। अब इसमें पूछेगा बताइए इसका घात कितना है, इस समीकरण का घात कितना है। ठीक है, = 0 भी रहेगा। चलिए, तो आप कैसे बताएंगे, देखिए यहाँ पे चूँकि डिवाइड में है ना, तो भाई आप जानते हैं कि a⁴m डिवाइड बाई a⁴m जब होता है, ठीक है, या फिर a⁴m डिवाइड बाई a⁴n जब होता है तो क्या हो जाता है, a⁴m - n हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो x का पावर 2 ही बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 2x है + 9 = 0 है। अब बताइए इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। ठीक है, x की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो यानी कि इसका भी हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 5 नहीं होगा, 2 होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप चीज़ों को निकालते हैं। ठीक, तो अब आप निकालना सीख गए भाई कि आप घात कैसे निकालते हैं। ठीक, ऐसे आप क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं भाई, कितना घात होता है। ठीक, अगर मान के चलिए इसी को मल्टीप्लाई में दिया होता, जैसे मान के चलिए इस प्रकार से मल्टीप्लाई में लिख दिया रहता, x² × x³ ऐसे लिख दिया रहता, तो आप इसका घात क्या हो जाता भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं x का पावर 5 हो जाएगा। तब इसका इस समीकरण का जो घात होता है वो क्या होता, 5 घात का ये समीकरण होता है। क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर जो है वो 5 है। ठीक, तो आप घात निकालना सीख गए। ठीक, अब इसमें जो 2 घाती मतलब जिनका पावर, जिन इस इक्वेशन का पावर हाईएस्ट पावर 2 होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, द्विघाती समीकरण कहते हैं या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मतलब जो लिखने का जो स्टैंडर्ड तरीका होता है वो इस फॉर्म में होता है। क्या होता है, ax² + bx + c, मतलब पहले x² वाला टर्म लिखते हैं, प्लस उसके बाद मतलब प्लस या फिर माइनस जो भी आपका साइन लगाओ, उसके बाद हम जो है x का टर्म लिखते हैं, उसके बाद कांस्टेंट टर्म लिखते हैं। c का मतलब है कांस्टेंट यानी कि अचर। ठीक है, जो अचर पद होगा उसको हम लिखते हैं। ठीक, पहले x² का पद लिखते हैं, फिर x का पद लिखते हैं, फिर आपका अचर पद लिखते हैं, और = 0 लगाना होता है। बात समझ में आ रही है? तो आपने कुछ सीख लिया कि भाई द्विघाती समीकरण होते क्या हैं, इसको लिखते कैसे, ये सब आप सीख गए। ठीक, अब आपको इसमें सॉल्व करने के लिए आएगा, जिसमें कि आपको केवल और केवल x² = k के फॉर्म में अगर इक्वेशन रहेगा तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको हमें देखना है।
और भी कई सारे इसके ट्रिक्स होते हैं और कई सारे इसके नियम होते हैं, परंतु हमें केवल और केवल कुछ छोटे छोटे को ही देखना है इस चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप दोस्तों, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है, आप लिखा हुआ है x/9 इज इक्वल टू 25 बटा में x। ठीक है, अब ऐसे को सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं कि बचपन में हम करते आए हैं, ऐसा जब भी रहता है ये क्या हो जाता है, त्रियक गुणा हो जाता है या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो कैसे हो जाएगा, हम लिख सकते हैं x गुणे में x, भाई इसका गुणा इसके साथ, x गुणे में x इज इक्वल टू 25 गुणे में 9। अब देखिए 25 को हमको 9 के साथ गुणा नहीं करना है भूल करके भी, x गुणे में x हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 25 गुणा में 9। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आ जाती है आप जानते हैं रूट अंडर में चली जाएगी 25 गुणा में 9, और ये हो जाएगा आपका 5 गुणा 3, x की वैल्यू आ जाएगी 5 गुणा 3 यानी कि 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। कितना राइट आंसर होगा दोस्तों, 15 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 15। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा ये प्लस माइनस 15 होता है, हालांकि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो आप 15 ही आप इसका सही आंसर कर देंगे, बट इसका सही से कहना होता तो प्लस माइनस 15 कहते हैं। क्लियर है, चलिए बात समझ में आ गई ना। देखिए अब पहला क्वेश्चन आपने लगाना सीख लिया, दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, इसमें आपको कुछ नहीं होता है। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x+6 और x-5 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखा हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पे आप लिख देंगे x+6 इज इक्वल टू 0 और एक में लिख देंगे x-5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 - 6 हो जाएगा, और 0 - 6 इज इक्वल टू -6 होता है, तो आप जानते हैं यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी -6। इसी प्रकार से यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 0 + 5, देखिए जब इधर जाएगा यहाँ -5 था, इधर जाएगा +5 हो जाएगा, तो 0 में 5 जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ था यहाँ पे x का एक मान है, x का एक मान क्या है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं x का मान हमारा 2 आ रहा है, एक -6 आ रहा है और एक +5 आ रहा है। देख लीजिए ऑप्शन में -5 नहीं, माइनस नहीं, +5 होता तो -6 लिखा हुआ था और -6 हमारा आ भी रहा है, यानी कि 2 सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए ऐसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं दोस्तों, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका एक मूल मतलब सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर इसी का रूट आप कह सकते हैं। ठीक है, एक रूट 2 दे रखा है तो p का मान बताइए। ठीक है, 2 रूट है यानी कि इसका एक सोल्यूशन 2 है। ठीक है, सोल्यूशन 2 होने का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे अगर हम 2 रखते हैं तो वैल्यू जो होगी कितनी आएगी, इस इक्वेशन की वैल्यू 0 के बराबर आएगी। ठीक है, या फिर जो भी यहाँ पे दिखा होगा उसके बराबर में आएगी। ठीक है, तो हालांकि 0 लिखा हुआ तो 0 के बराबर में आना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ पे p है तो p का मान आपको बताना है। चलिए कैसे बताएंगे, कुछ नहीं करना है आपको, जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे आप 2 रख दीजिए और p का मान निकाल दीजिए। चलिए रख दीजिए, लिखा हुआ 2x का स्क्वायर यानी कि 2 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा x की जगह 2 रखने पे। ठीक है, ऐसे हो जाएगा p × 2। ठीक है, यहाँ पे x की जगह 2 रखा हमने, -4। ठीक है, -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका 2 दूनी मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 2 8। ठीक, 8 + 2p, इसको p × 2 हम कह सकते हैं, 2p -4। ठीक है, माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। 8 में से 4 माइनस हुआ दोस्तों, 4 आ गया। ठीक है, प्लस का 4 आया, 2p + 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और 2p की वैल्यू आ जाएगी -4 और p की वैल्यू आ जाएगी -2, यानी कि यहाँ पे देखिएगा ऐसे हो जाएगा ना, -4/2, इसको हम लिख सकते हैं -2। ठीक, तो p की वैल्यू आपकी आ गई ऑप्शन नंबर 2 यानी कि -2। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए इस प्रकार से हम करते हैं, कुछ नहीं करना होता। जब भी आपको सोल्यूशन दिया हो तो हमको कुछ नहीं करना होता, उसमें आप जो भी मतलब जैसे 2 दिया हुआ तो x की जगह जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे 2 पुट कर देंगे और जिसका ही वैल्यू पूछा होगा, जैसे p का वैल्यू पूछा हुआ था हम निकाल देंगे। ठीक है, चलिए समझ गए आप। ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें x का मान क्या होगा, कुछ नहीं करना दोस्तों, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, त्रियक गुणा कर लीजिए। तो त्रियक गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 × 1 इज इक्वल टू x² + 5 और इसका पूरे का गुणा में 1। ठीक है, तो गुणा में 1 तो 1 ही हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा इक्वल टू x² + 5। यहाँ पे +5 था, ये इधर आएगा -5 हो जाएगा, तो इसको हम -5 लिख सकते हैं यहाँ से काट करके, तो ये हो जाएगा 4 और x² की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, +-2 आ जाएगा। अभी मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि ये +-15 होता है। ठीक है, बात समझ में आई, तो +-2 ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्यों +-2 होता है अगर बात किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि जब आप देखिए जब आप 2 का स्क्वायर करेंगे
ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आता है, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आता है, मतलब -2 गुणा -2 करेंगे तो भी 4 आता है ना। अब चूँकि 4 का आपको वर्गमूल निकालना था तो +-2 दोनों आ जाता है, ठीक है। चलिए, ऐसे ही 5वां नंबर क्वेश्चन था आपका, ये बिल्कुल ही आपने जो ये वाला क्वेश्चन लगाया है ये वाला इसी की तरह लगेगा, तो आप सभी इसको लगा ही लेंगे आराम से, ठीक है। जहाँ जहाँ भी x का मान है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे और k का मान आप निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, इसको आप सभी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों का हल कीजिए और उत्तर का जांच कीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, पहला क्वेश्चन हम लगाते हैं, लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 49 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू, इधर जाएगा ये तो +49 हो जाएगा, ठीक है। -49 था तो प्लस का 49 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर में आ जाएगा क्या 49, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-7। ये आपको लिखना पड़ेगा +-7, मतलब या तो हो सकता है x की वैल्यू +7 हो सकती है या फिर -7 हो सकती है, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका आ जाएगा +-7। उसी प्रकार से आप इसको भी निकालेंगे दोस्तों, तो ये आपका आप निकाल करके देख लीजिएगा 3/2 आएगा, +-3/2 इसका 3/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, देखिए कैसे करेंगे, लिखा हुआ 2x² -18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब इस -18 को जब हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये +18 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 2x² इक्वल टू 18, इसको आप दिमाग में भी लगा सकते थे, 2x² इक्वल टू हो जाएगा 18/2 यानी कि 9, x² इक्वल टू हो जाएगा +-3। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, +-3। क्लियर है। ऐसे ही इन सारे क्वेश्चंस को आपको लगाते चले जाना है, ठीक है। ऐसे ही इन सारे क्वेश्चंस को लगाते आपको चले जाना है। एक क्वेश्चन ये वाला देखिए बड़ा ही अच्छा सा लग रहा है, ठीक है, देखने में अच्छा सा दिखाई देता है, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ये वाला, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे दोस्तों, आपको लिखा हुआ है, देखिए x/a माइनस a/x इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। a और x का एलसीएम लेंगे, आप जानते हैं दोनों का गुणनफल हो जाता है, ax हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने आपको एक दिन बताया था कि यहाँ पे क्या वैल्यू लिखा जाता है, यहाँ पे जो अंश होता है, नया अंश हम कह सकते हैं कि नया, इसको अगर हम नया अंश बोलते हैं तो नया अंश इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है, ये अंश में है ना, तो ये हो जाएगा जो आपका क्या आया हुआ है, ये जो आपका नया हर आया हुआ है, ठीक है, जो नया वाला जो हर आया हुआ है, नया हर जो आया हुआ है, इसको पुराने हर से क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है, पुराने हर से, ठीक है, पुराने हर से क्या करेंगे, भाग देंगे, और इसका जो भी आंसर आएगा इसको गुणा में कर देंगे पुराना अंश, ठीक है, इसको गुणा में कर देंगे पुराने अंश के साथ। क्लियर। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे नया हर क्या आया है, ax आया हुआ है, ax आया है, देख सकते हैं आप, ठीक है। इसको आप डिवाइड करेंगे पुराने हर के साथ, पुराना हर क्या है, a है, ax डिवाइड बाई a। तो ax को जब आप a से भाग देंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा, और जो भी आया उसको क्या करेंगे, पुराने अंश के साथ गुणा कर देंगे। तो पुराना अंश क्या था, x था, x के साथ गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। क्यों, तो यहाँ पे आप लिख देंगे x², नया अंश की जगह, ठीक। माइनस उसी प्रकार से इसको जब करेंगे इसके साथ, तो नया क्या था आपका, ax था, मतलब नया वाला, और इसको डिवाइड करेंगे x के साथ, मतलब पुराने हर के साथ, x के साथ डिवाइड करेंगे, ये से कैंसिल हो जाएगा, a आ जाएगा। क्लियर। और a गुणा में ऊपर वाला है यानी कि a² ये हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि आपका कुल मिलाकर के वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम मिटा देते हैं जल्दी से, ठीक है। इसको हमने जब मिटा दिया तो आपका वैल्यू क्या आ रहा है, आप देख सकते हैं, आ रहा है x² माइनस a² अपॉन ax इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे मैं इक्वल टू का ना इम्प्लाइज डेट का साइन लगा देता हूँ। क्लियर। अब देखिए क्या हो जाएगा, x² माइनस a² इक्वल टू हो जाएगा 0 इंटू ax, ऐसा उठ करके ये उधर चला जाएगा, और जानते हैं आप किसी भी नंबर को 0 से गुणा किया जाता है तो 0 होता है, यानी कि x² माइनस a² की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। अब आप एक फार्मूला जानते हैं दोस्तों, ठीक है, कि a² माइनस b² का फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं a की जगह x है और b की जगह a है, ठीक है। तो वही फार्मूला आप लगा देंगे, a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको आप क्या लिख देंगे, x प्लस a और x माइनस a एक ब्रैकेट में, ठीक है।
इक्वल टू 0। अब जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, इसका 0 दिया हुआ था तो इसकी वैल्यू हमने क्या लिख ली थी, -6 और +5 हमने लिख लिया था। तो इसी प्रकार से हम इसको भी लिख लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हम कह सकते हैं x + a इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी -a, और इसी प्रकार से यहाँ से निकालेंगे तो +a आ जाएगी। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, आपने समझ लिया ऑलरेडी। ठीक है, -a या फिर +a आपका आंसर हो जाएगा। समझ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, इसमें भी आपको जो है समीकरणों को हल करना है। देखिए ऐसे समीकरणों को कैसे हल करते हैं, इसमें आप थोड़ा सा सीख लीजिएगा। ठीक है, जैसे लिखा हुआ था 3x² + 10x + का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे समीकरणों को हल करने के लिए देखिए सबसे पहले तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जो हमने शुरू में बताया, ax² + bx + c। जैसे ये तो आपको ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ax² + bx + c में ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन आप इन सब को देख सकते हैं, ये सब जो है आपके हैं, ये सब नहीं लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, लिख लिया आपने। अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको दो चीज़ें आपको फाइंड करनी होती हैं। सबसे पहले आपको फाइंड करना होता है, इसको आप सम एंड प्रोडक्ट रूल कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, इसको आप सम एंड प्रोडक्ट रूल कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ज्ञात करना होता है कि दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं जिनका कि योग क्या है, योग है b का कोफिशिएंट। b का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, देखिए सॉरी x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट मतलब यहाँ पे b है ना, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 10 है। तो योग क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। और प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल जो आना चाहिए आपका, गुणनफल कितना आना चाहिए दोस्तों, गुणनफल जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, बताइए, a और c के बराबर आना चाहिए, a और c के बराबर। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए a की जगह क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा, यहाँ पे a है और यहाँ पे क्या है, 3 है। तो 3 a और c का गुणनफल, मैंने कहा है ना, a और c का गुणनफल के बराबर आना चाहिए। c की जगह क्या है दोस्तों, 8 है। तो 3 × 8 यानी कि 24 आपका गुणनफल आना चाहिए। और योग कितना आना चाहिए, योग कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। हालांकि दोस्तों जब भी आप 3 × 8 लिखा रहे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे गुणा नहीं करना होता है। ठीक है, आप केवल और केवल क्या करेंगे, आप ऐसे ही लिख देंगे 3 × 8, और इसका आप क्या कर देंगे, फैक्टराइज कर देंगे इसको। ठीक है, इसका आप गुणनफल निकाल देंगे। तो चूँकि 2 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे 4, यहाँ पे 3 लिख देंगे। इसी प्रकार फिर से 2 से करेंगे तो आप इसको क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, और इसको 3 लिख देंगे। फिर 2 से करेंगे 1 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 3 से करेंगे तो तीनों 1 1 हो जाएगा। क्लियर। अब आप यहाँ पे देख लीजिए गुणा करके, 2 × 2 4 हो गया। ठीक है, 4 हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 × 2 6 हो रहा है। ठीक है, यानी कि 6 चौक आपका 24 भी होता है, और आपका आ गया। इसको आपने 6 और 4 में, देखिए 6 और 4 को ऐड करने पे, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ रहा है, 10 आ रहा है ना। ऐड करने पे 10 आ रहा है 6 और 4 को, और गुणनफल कितना हो गया, 3 × 8 के बराबर, यानी कि 24 के बराबर इसका गुणनफल हो गया। आ गया ना, 3 × 8 24 के बराबर इसका गुणनफल हो गया। 6 चौक 24 भी होता है। ठीक है, और जोड़ने और घटाने पे कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो इसको हम दो पार्ट्स में 6x और 4x में तोड़ सकते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं, चलिए 3x² + का 6x + का 4x + 8 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे। यहाँ देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, 3x कॉमन ले लिए इन दोनों में से। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x, और प्लस यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, 6x को 3x से भाग देना है। x से x कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आपका 2। ठीक है, यहाँ पे 2 बच जाएगा। इसी प्रकार से इन दोनों में आप कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे 4 कॉमन हो रहा है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। ठीक है, प्लस का 4 ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा, और जब 8 को जब 4 से भाग देंगे, इसको इससे भाग देना होता है, 8 को 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। दोनों ही ब्रैकेट में सेम चीज़ें आनी चाहिए। दोनों ही ब्रैकेट में जब सेम चीज़ें आ जाएंगी तो x + 2 लिख देंगे, और ये दोनों जो आपका है एक ब्रैकेट में लिख देंगे, 3x + 4 इज इक्वल टू 0 आप लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप जब x की वैल्यू निकालेंगे तो आप कह सकते हैं x + 2 इज इक्वल टू 0 और 3x + 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x + 2 की वैल्यू, x + 2 इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ से आ जाएगी 3x की वैल्यू -4, और x की वैल्यू आ जाएगी -4/3। ठीक है, ये भी आपका एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये होगा, दोनों आपका आंसर हो जाएगा। द्विघाती समीकरण है तो 2 आंसर्स आएंगे। क्लियर। ऐसे ही आप इन सभी क्वेश्चंस को भी आप कर सकते हैं गुणा भाग कर करके। ठीक है, अगर आपको नहीं आएगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर टेलीग्राम पे हम आपको बता देंगे। ठीक,
चलिए कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं जो इसके अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि 8वां नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है और उसका परिमाप ज्ञात करना है। भाई वर्ग का क्षेत्रफल, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है। ठीक है, भुजा का वर्ग होता है, यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है। और परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। ठीक है, तो यानी कि आपको ये चीज़ दे रखा है, भुजा का वर्ग दे रखा है और आपको ये निकालना है। ठीक है, तो भुजा का वर्ग क्या दे रखा है भाई आपको, भुजा का वर्ग अगर देखा जाए तो ये दे रखा है आपको 225। ठीक है, तो भुजा की वैल्यू निकालनी होगी, कितनी हो जाएगी, भुजा की वैल्यू हो जाएगी रूट अंडर में 225। ठीक है, यानी कि 15 आ जाएगी। ठीक है, भुजा की वैल्यू जो आएगी आपकी वो कितनी आएगी, प्लस माइनस का 15 आ सकती है। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों, कभी भी क्या किसी चीज़ की भुजा वो -15 होगा, नहीं होगा। ठीक है, हमेशा ही +15 ही होगा। ठीक है, यानी कि भुजा की वैल्यू जो हम ले लेंगे वो कितना ले लेंगे, 15 ले लिए। ठीक, 15 हमने ले लिया। ठीक, अब भुजा की वैल्यू 15 आ गई तो परिमाप क्या आ जाएगा, 4 गुणे भुजा, मतलब 4 गुणे 15 यानी कि 60 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, 60 हो जाएगा। क्लियर है, तो इसका आपका आंसर, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं फिर से। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, 60 आ गया, समझ गए आप। चलिए ऐसे ही आप दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, 9वां नंबर लिखा हुआ है, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना, माना कि कोई संख्या, किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग। ठीक है, जैसे ही हमने देखा तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि भाई हमको संख्या मानना पड़ेगा। तो मान लिया कि वो संख्या क्या है, x है। आपको लिखना पड़ेगा कि माना कि संख्या क्या है, माना कि संख्या x है, ऐसे आपको मानना पड़ेगा। इस x को मिटा दीजिए। अब लिखा हुआ है इस संख्या के वर्ग का 3 गुना, इस संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, x का वर्ग हो गया, इसका 3 गुना यानी कि गुणा 3 कितना है, 192 है। ठीक, तो संख्या ज्ञात कीजिए। भाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 192/3 आ जाएगा, काट लेंगे तो आपका 64 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 64, एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस का 8। ठीक है, तो संख्या क्या होगी, या तो +8 या तो -8। बेसिकली आप 8 को ही लिख देते हैं, प्लस वाले को ही हमेशा लिखते हैं। ठीक है, +-8 भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ गए आप। इसी प्रकार से आपको इक्वेशन को फ्रेम करना होता है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये एक रिकॉर्डेड वीडियो था, इस कारण से आपको थोड़ा जल्दी चीज़ें हुई, और आशा करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लासेस आपको जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही फॉर्मेट में आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद और आभार। चलिए।